तो हम देखेंगे नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण अगर कराना है तो आप एल्केन ले लें कोई सा भी, उस पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया करेंगे आप। ठीक है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया कराने पर करीब 450 डिग्री सेल्सियस पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल 450 डिग्री सेल्सियस पर काफी समय तक रखना पड़ता है इसको, है ना। कई घंटों तक रखने पे ये किस में बदल जाएगा? नाइट्रो एल्केन में। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है HNO3, लेकिन इसको हम लिखते समय थोड़ा अलग कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए CH4 है और HNO3 को हम लिखेंगे HONO2। थोड़ा अलग तरीके से लिख दिया ताकि अभिक्रिया कराने में सहूलियत हो। तो एक हाइड्रोजन इसका और ये OH बाहर निकल जाएगा और बाकी आपस में जुड़ जाएंगे। तो CH3NO2 बनेगा और H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक इसी तरीके से सल्फोनीकरण भी आप कर सकते हैं। लेकिन सल्फोनीकरण छोटे एल्केनों का आसानी से नहीं होता, बड़े आकार के एल्केन आसानी से इसमें भाग लेते हैं। तो एल्केन ले लें, इस पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कीजिए। यह भी क्रिया करीब 400 डिग्री सेल्सियस पर होती है। और आपको एल्केन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, एल्किल सल्फोनिक अम्ल। तो यहां हम कुछ इस तरीके का यौगिक ले लेते हैं। CH3 CH2 CH2 CH3, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। ठीक है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे तो छोटा भी ले सकते हैं, लेकिन बड़ा लेने पे जनरली ये क्रिया आसानी से हो जाती है। और अगर आप H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, इसको हम थोड़ा बदल के लिखेंगे HOSO3H। तो एक H यहां से और OH यहां से, तो आपको मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2SO3H। ठीक है। तो इस तरीके से रासायनिक अभिक्रियाएं आप देखते चलिए, नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन जोड़ना है। तो ऑक्सीकरण की दो तीन तरीके हैं इसमें। एक तो सामान्य ऑक्सीकरण और एक उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण है। तो ऑक्सीकरण, इसको दहन भी बोल सकते हैं आप। इसका ए तरीका क्या है? दहन। दहन मतलब पूरा जला दें अगर। तो एल्केन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर आप जलाएंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है।
एल्केन, जैसे मान लीजिए हमारे पास CH4 है, तो हम यहां ले लेते हैं 2O2, कार्बन बनाएगा CO2 और 2H2O। जबकि अगर उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण किया जाए उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण यानी कि एल्केन लें और उत्प्रेरक की मदद से इसमें ऑक्सीजन जोड़ें। उत्प्रेरक के रूप में आप KMnO4 ले सकते हैं, ठीक है, KMnO4 और जल है, तो ये आपको एल्कोहल बना के देगा। यानी तब पूरा ऑक्सीकरण नहीं होगा, नियंत्रित होगा। CH4 प्लस O, तो ये हो जाता है CH3OH। ये उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण है। इसके बाद इसको नोट कर लीजिए, एक और छोटी क्रिया हम देखेंगे, तापीय अपघटन या भंजन। तापीय अपघटन या इसी को कहा जाता है भंजन। क्या होता है, जब आप बड़े साइज के एल्केन को यानी ज्यादा कार्बन वाले एल्केन को नियंत्रित वातावरण में गर्म करते हैं, तो ये टूट के छोटे छोटे अणुओं में बदल जाता है, जिसमें कुछ एल्केन और कुछ एल्कीन या एल्काइन हो सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप C8H18 लेते हैं, तो इसकी ये कई तरीके से टूट सकता है, जिसमें 2-3 तरीका आपको बताया गया है। पहला तरीका, ये C4H10 बना ले, तो एक एल्केन बन गया, और दूसरा C4H8 बना ले, एल्कीन बन गया, तो ये ब्यूटेन है, ये ब्यूटीन है, बराबर साइज में टूट जाए। या हो सकता है कि C6H14 बना ले और C2H4 बना ले, ये भी संभव है। 6 और 2 में टूट जाए। ये भी संभव है कि 4-1-2-1 में टूट जाए। C4H10 प्लस CH4 प्लस C2H4 प्लस कार्बन, यानी कई तरीके से ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट सकता है गर्म करने पर। तो बड़े अणु का ऊष्मा के प्रभाव से छोटे हाइड्रोकार्बन में टूटना भंजन कहलाता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। हमने एक पहला रिएक्शन पढ़ा था, हैलोजनीकरण। तो हैलोजनीकरण कैसे होता है, क्या क्रिया विधि है उसकी, उसको समझते हैं। कैसे हुआ। हैलोजनीकरण की क्रिया विधि। तो सबसे पहले अभिक्रिया प्रारंभ कैसे हुई, तो श्रृंखला प्रारंभन। ये एक पहली बात, यह एक श्रृंखला अभिक्रिया है। श्रृंखला अभिक्रिया मतलब समझते हैं, चैन रिएक्शन, यानी कि
एक बार शुरू हो गई तो लगातार खुद से अभिक्रिया होते रहती है। श्रृंखला अभिक्रियाओं में सबसे पहला पद होता है श्रृंखला समारंभन या श्रृंखला आरंभन पद लिखा हो सकता है, ठीक है ना। श्रृंखला शुरू कैसे हो रही है? तो श्रृंखला शुरू होती है बहुत सरल तरीके से, जब हमारा क्लोरीन का अणु प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके क्लोरीन के मुक्त मूलकों में बदल जाता है। डॉट लगाना नहीं भूलेंगे, है ना। अब ये क्लोरीन के मुक्त मूलक बन गए, ये बेहद क्रियाशील है। अगले पद, हाँ जी, क्लियर नहीं आने का कारण बताया था मैंने बेटा, नेटवर्क। देखो इसीलिए मैंने कहा ना कि कुछ जगह अगर नहीं आ रहा है तो ट्रांजैक्शन की दिक्कत होती है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो क्लोरीन टूटकर Cl मुक्त मूलक और Cl मुक्त मूलक में बदल गया। श्रृंखला का संचरण होता है कि CH4 के अणु के साथ एक क्लोरीन का मुक्त मूलक क्रिया करता है और CH3 मुक्त मूलक बनाता है और HCl के रूप में अलग हो जाएगा। अब ये CH3 का मुक्त मूलक एक सामान्य क्लोरीन अणु से क्रिया करता है और CH3Cl बनाएगा, Cl मुक्त मूलक अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्रिया सतत क्या होती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। इसमें कई संभावनाएं हम बना सकते हैं, जैसे बना हुआ CH3Cl फिर से Cl2 से क्रिया करेगा और बना लेगा CH2Cl2, Cl मुक्त हो जाएगा। ठीक, आगे एक और बढ़ा सकते हो आप इसको। तो अनेक तरह से आप क्रिया करा सकते हैं, या फिर यही CH3Cl Cl2 से क्रिया करेगा और बन जाएगा CH2 मुक्त मूलक, Cl प्लस HCl। फिर ये CH2 मुक्त मूलक Cl2 से क्रिया करेगा और बना लेगा CH2Cl2, Cl मुक्त मूलक। मतलब बहुत सारी संभावनाएं हैं, लगातार क्रिया होती रहेगी। अब इसमें अच्छा, इसी तरीके से आगे कैसे बढ़ेगा, और फिर ये जो बन गया है CH2Cl2, ये फिर Cl2 से क्रिया करेगा, Cl मुक्त मूलक से क्रिया करेगा। Cl मुक्त मूलक इसका एक हाइड्रोजन लेके फिर निकल जाएगा, तो CHCl2 ये मुक्त मूलक, HCl बाहर, CH मुक्त मूलक Cl2, अब Cl2 से क्रिया करेगा और फिर ये बना लेगा CHCl3, Cl मुक्त मूलक, CHCl3 फिर Cl मुक्त मूलक से क्रिया करेगा, CCl3 मुक्त मूलक बनाएगा, HCl बाहर, फिर CCl3 मुक्त मूलक Cl2 से क्रिया करेगा, CCl4 बनाएगा, Cl मुक्त मूलक बाहर। ये वाला पद मैं हटा दे रहा हूं, ये ठीक नहीं। तो आप देखिए कि हो ये रहा है कि जैसे पहले मुक्त मूलक से क्रिया हो रही है तो हमारे कार्बन का मुक्त मूलक बनता है HCl बाहर। वो मुक्त मूलक सामान्य क्लोरीन से क्रिया करके क्लोरीन जोड़ लेता है, क्लोरीन का मुक्त मूलक बाहर। अगले पद में फिर क्लोरीन का मुक्त मूलक क्रिया करता है, क्लोरीन मुक्त मूलक क्रिया करता है और CH2Cl फिर से HCl बाहर, हमारा कार्बन का मुक्त मूलक तैयार। ये फिर हमारा Cl2 से क्रिया करता है और एक क्लोरीन जोड़ लेता है, क्लोरीन का मुक्त मूलक। यानी हर दो सेट है, दो पद का एक सेट है। पहले पद में हमारा कार्बन वाला सामान्य अणु मुक्त मूलक क्लोरीन से क्रिया करेगा, HCl बाहर होगा और कार्बन का मुक्त मूलक बन जाएगा। कार्बन का मुक्त मूलक सामान्य क्लोरीन से क्रिया करेगा, एक क्लोरीन को जोड़ लेगा और एक क्लोरीन मुक्त मूलक के रूप में बाहर। अगली बार क्या होगा,
फिर हमारा सामान्य अणु क्लोरीन मुक्त मूलक से क्रिया करेगा और कार्बन का मुक्त मूलक बनाएगा। कार्बन का मुक्त मूलक सामान्य क्लोरीन से क्रिया करेगा और क्लोरीन जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन मुक्त मूलक बाहर। फिर हमारा अणु क्लोरीन मुक्त मूलक से क्रिया करेगा, कार्बन का मुक्त मूलक बनेगा, फिर कार्बन का मुक्त मूलक सामान्य क्लोरीन से क्रिया करेगा। यानी एक बार आपको हाइड्रोजन निकालना है, एक बार क्लोरीन जोड़ देना है, एक बार हाइड्रोजन निकालना है HCl के रूप में, एक बार क्लोरीन को जोड़ देना है। ये क्रिया है। इसके बाद इसमें कुछ चीजें और हैं जो आपके काम की अभी नहीं है, क्योंकि क्रिया विधि के बारे में यहां वर्णन नहीं है। तो अब बताने जैसा अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में कुछ नहीं आपके लायक है। लगभग ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो पहला चैप्टर एल्केन आपका यहां समाप्त होता है। एल्केन के बाद अब आपको नाम जानना है साइक्लो एल्केन। अगला चैप्टर भी मैं आपका थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूं आज, ठीक है? तो ये नोट कर लीजिए, पहला आपका खत्म। अगला टॉपिक हमारा है साइक्लो एल्केन। साइक्लोएल्केन, इनका जो जनरल सूत्र होता है वो CnH2n ही होता है। इसमें इनका सूत्र एल्कीन जैसा होता है, लेकिन ये चक्रीय यौगिक बनाते हैं। तो इनका नाम कैसे लिखेंगे? जैसे CH2 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 ये बन गया। तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम प्रोपेन कहते हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। उसके सामने सिर्फ आपको साइक्लो लगाना है, साइक्लो प्रोपेन। अगर ऐसा दे दे, सिर्फ रेखाओं के रूप में दे दे, तो भी मतलब यही समझना है आपको, है ना, कि सभी कोने पे क्या है? CH2 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 CH2। 4 कार्बन है तो साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा। यानी परेशान नहीं होना है, नाम में सिर्फ क्या चीज ऐड कर दी हमने? साइक्लो शब्द ऐड कर दिया। दिक्कत कब जाएगी? दिक्कत जाएगी जब इसमें कोई शाखा जुड़ी हो। जैसे मान लो इस कोने पे CH3 जुड़ा है, इस कोने पे भी CH3 जुड़ा है। तो किसी एक कोने को जहां पर CH3 जुड़ा है आप कार्बन नंबर 1 मान लेंगे, इसको 1 मान लेते हैं, आप इसको भी 1 मान सकते हैं। अब गिनती ऐसे गिनिए कि दूसरे समूह तक आप जल्दी पहुंच जाएं। नियम वही रहेगा। तो ये 2 3 4 5 6, 1 नंबर पे मेथिल है, 3 नंबर पे मेथिल है, तो ये आ जाएगा 1,3 डाई मेथिल। नाम बिल्कुल पुराने तरीके से ही लिखा जाएगा, सिर्फ वर्ड रूट में आप क्या लगा देंगे? साइक्लो एक्स्ट्रा शब्द जोड़ देंगे, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है? तो 1,3 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। अब अगर मान लो कि अगर मुख्य क्रियात्मक समूह या डबल बॉन्ड चैन में जुड़ा है, तब नाम बदल जाए। CH3CH, और यहां मान लो हमारे पास 5 कार्बन का चक्र जुड़ा है, फिर ये CH डबल बॉन्ड CH2 है। तो देखने में तो 5 कार्बन नीचे है, 4 कार्बन की श्रृंखला ऊपर है, लेकिन डबल बॉन्ड किस में है? ऊपर वाले में। इसलिए ऊपर वाले को हम मेन मानते हुए यहां नाम देंगे। तो आप पाएंगे इसका नाम क्या हो जाएगा?
हम नंबरिंग यहां से करेंगे डबल बॉन्ड से, 1 2 3 4, 4 नंबर पे साइक्लोपेंटेन जुड़ा हुआ है, तो इसका सॉरी 3 नंबर पे, तो ये हो जाएगा 3 साइक्लोपेंटिल ब्यूट 1 इन या 1 ब्यूटीन। तो इस तरीके से इनका नाम दिया जाता है। अब इसके बाद बहुचक्री यौगिकों का नामकरण। बहुचक्री यौगिक मतलब जैसे मान लो इस तरह की संरचना दे दी गई आपको, ऐसा, तो इसमें दो चक्र को, दो साइकिल या दो चक्री संरचनाओं को जोड़ा गया है। तो इनका नाम की शुरुआत कैसे करेंगे? दो चक्र है इसलिए आप लिखेंगे बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो, एक ब्रैकेट बनाइए और उसके बाद उसका नंबर लिखना क्या है वो बताऊंगा। टोटल कार्बन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और बीच में है 7 8, तो ये हो जाएगा ऑक्टेन। बाईसाइक्लो ऑक्टेन। बीच में हमको 3 अंक घटते क्रम में लिखना होता है। वो 3 अंक कौन से हैं? जहां पे ये चक्र जुड़ रहा है, ये वाला और ये वाला, यहां से यहां आने के 3 रास्ते हैं। आप नोटिस कीजिए, 3 तरीके से आ सकते हैं। ऐसे आएंगे तो 1 कार्बन पड़ेगा बीच में, इधर से आएंगे तो 2 कार्बन पड़ेगा बीच में, और इधर से आएंगे तो 3 कार्बन पड़ेगा बीच में। तो तीनों रास्ते से आपको देख के बताना है कि बीच में कितना कार्बन पड़ा और उसको घटते क्रम में लिखना है। तो 3 2 1, 3 2 1, तो बाईसाइक्लो 3 2 1 ऑक्टेन। इस तरीके से इनका नाम दिया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद मैं एक और उदाहरण आपको देता हूं इसमें। मान लो इस तरीके से आपको दे दिया गया ऐसा, तो नाम की शुरुआत तो बाईसाइक्लो ही होगी। ब्रैकेट, कुल कार्बन 6 साइड में, 7 8 9, कोने को काउंट करना है ना, तो 9 यानी नोनेन। अब नंबर देखो, यहां से यहां तक आने के लिए एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है, तीसरा रास्ता बीच से है। इधर से आओ तो 2 कार्बन, इधर से आओ तो 2 कार्बन, इधर से आओ तो 3 कार्बन, तो 3 2 2, 3 2 2 नोने। इस तरीके से इनका आईयूपीएसी नाम लिखा जाता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका नामकरण। बनाने की विधि अलग अलग कई विधियां हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब देखिए बनाने की विधियां। बनाने की विधियों में पहली विधि हम देखेंगे, पहली विधि है फ्रियुंड की विधि। फ्रियुंड विधि। इस विधि में डाई एल्की या डाई हेलोजन व्युत्पन्न पर सोडियम या जिंक की अभिक्रिया की जाती है। अल्फा ओमेगा डाई हेलोजन व्युत्पन्न। तो मैं कुछ सरल उदाहरण दे देता हूं। अल्फा ओमेगा डाई हेलोजन व्युत्पन्न
इस पर जब हम क्रिया करते हैं किसकी, सोडियम या जिंक, वुड्स अभिक्रिया याद होगी आपको, बिल्कुल उसी का ये भाई बंद है। और ये चक्रीय यौगिक बना लेता है हमारा। चक्रीय एल्केन। तो देखिए कैसे, CH2 CH2Br CH2Br, आप यहां जिंक से क्रिया करा दीजिए, जिंक इन दोनों ब्रोमीन को लेके निकल जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो आप देखेंगे CH2, सॉरी यहां से शुरू करते हैं, CH2 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 ZnBr, ठीक है। इसके अलावा अनेक विधियां और हैं, हम एक आध दो विधि और देख लेते हैं। जैसे विश्लेषणी विधि जो है, इसमें डाइबेसिक अमोनियम के बेरियम या कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन करके अपचयन करने पे, तो दूसरा है विश्लेषणस विधि। इसमें डाइबेसिक अम्ल का कैल्शियम या बेरियम लवण इसका शुष्क आसवन करने पर, आसवन करने के बाद अपचयन कर देते हैं। तो पहले स्टेप में शुष्क आसवन, दूसरे स्टेप में अपचयन, इससे हमको चक्रीय एल्केन प्राप्त होते हैं। तो देखते हैं, CH2COO CH2COO Ca, कैल्शियम, शुष्क आसवन गर्म कर देते हैं। गर्म करने से क्या होता है, मैं थोड़ा और बड़ा ले लेता हूं, ठीक है, एक और CH2 लगा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक COO इतना बाहर निकल जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में, बचता है CH2 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 C डबल बॉन्ड O, चक्रीय कीटोन बनता है। और इस चक्रीय कीटोन का जब हम अपचयन करते हैं, क्लीमेंसन अपचयन, जिंक अमलगम और HCl या जल ले सकते हैं आप, तो इससे क्या बन जाएगा, दो हाइड्रोजन, ये H2O बाहर निकल जाएगा और आपको मिलेगा CH2 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 CH2, यहां भी CH2, तो ये बन गया साइक्लोपेंटेन। ये चैप्टर भी छोटा सा ही है, तो आज मैं आपको यहीं तक बता रहा हूं। इसमें एक महत्वपूर्ण